नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। आपका इस UPSC@NCERT चैनल पर स्वागत है। मैं विज़न टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन कर रहा हूँ। उसी में ये सेकंड मेरा वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा 26 नंबर टू क्वेश्चन टू 50 नंबर तक। तो पहला क्वेश्चन आओ देखते हैं। 26 नंबर पर विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। नो, टेन्योर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। टेन्योर आर्टिकल 324 में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड पे आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एक्सरसाइज वीटो ओवर द मैटर्स डिस्कशन इन द इलेक्शन कमीशन। नो, इसमें इक्वल पावर दिया गया है। ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरे पे आते हैं, CEC डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एस, ये प्लेजर पर नहीं रहता प्रेसिडेंट के। इसको सिर्फ जज के जो प्रोविज़न है जज के लिए हटाने का, वही इनको भी लागू होता है। उसी प्रकार इनको भी हटाया जा सकता है। अब हम 27 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ, विच ऑफ द above special circumstances has have an effect on the fundamental rights of the Indian citizens। इंडियन सिटीजन को के फंडामेंटल राइट को कौन कौन से प्रोविजन से कट करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को केवल हटाया जाता है, बाकी इसमें सारा नॉर्मल रहता है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी, हाँ इसमें ऑब्वियसली हटाया जाएगा, क्योंकि 1975 में जो हुआ था, इमरजेंसी लगी थी 1962 में चाइना वार के दौरान, और 1971 में बांग्लादेश रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, तो भी लोगों का फंडामेंटल राइट कट किया गया था। ये पूरे कंट्री में हो सकता है या विद इन रीजन में हो सकता है। और तीसरा है मार्शल लॉ। मार्शल रूल जो है उसमें ऑब्वियस सी बात है, उसमें मिलिट्री रूल होगा तो वहाँ कट डाउन करना होगा। अब हम 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को, which of the following directive principles was added by the 42nd constitution amendment। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यस, आर्टिकल 39 में जोड़ा गया है कि आप सिक्योर करो अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और सेकंड है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो ये आर्टिकल 39 ये में जोड़ा गया, जो कि हम सब लोग जानते हैं। ये दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के तहत जोड़े गए हैं, 1 और 2। और तीसरा है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जोड़ा गया भाई जनता पार्टी के द्वारा 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें आर्टिकल 38 2 में जोड़ा गया है। और चौथा ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। नो, लैंग्वेज रिलेटेड बात नहीं करता DPSP, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़ा गया। तो 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वर्कर्स को मैनेजमेंट राइट दिया गया है, ठीक है। और 48 आर्टिकल 48 ये में इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू पर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, इसके बारे में बात किया गया है, ऐड किया गया। तो ऑप्शन ये 1 और 2 ओनली, ठीक है। देन मूव करते हैं 29 क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के से कौन कौन से लोग इसमें ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल, ऑब्वियस सी बात है, ये करता है। और ये जो प्लेजर है ये बारो किया गया है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो होल्ड करता है ऑफिस। और CAG नहीं करता भाई, क्योंकि इसको 6 साल या मैक्सिमम 65 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोविजन किया गया कि ये बना रहेगा, ठीक है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, ये भी नहीं करता भाई। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में
जैसे बैंकरप्ट वगैरह हो गए तो हटा सकता है, लेकिन नॉर्मल में नहीं। ठीक है, और फिर मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 ऑप्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, तो ये उसी तरह हटाए जाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हटाए जाते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड के बारे में पूछा गया है। ये पद्म अवार्डी कैन बी गिवन ए हायर अवार्ड ओनली आफ्टर द 5 years ऑफ द कन्फर्मेंट्स ऑफ द एयरलियर अवार्ड। हाँ, ये 5 साल के बाद ही मिल सकता है भाई। अगर मिला है आपको तो 5 साल बाद मिलेगा, बस यही कह रहा है पहला ऑप्शन, तो ये सही है। ठीक है, और दूसरा है द पद्म अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। यस, ऑफ कोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ऑप्शन में पीएम वगैरह दे देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देयर इज ए, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। देयर इज ए प्रोविजन फॉर द सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। नो भाई, इसमें कोई भी अनुमति नहीं लेनी होती है, कंसेंट नहीं, लिखित नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा 1 और 2। पद्म अवार्ड को 1954 में लाया गया है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री जोड़े गए हैं। ये एनआरआई एंड फॉरनर्स के लिए भी लागू होते हैं, वो उनको भी मिलता है। ठीक है, ये स्पेशल सर्विस के लिए मिलता है। इसमें प्रोविजन किया गया है हाल फिलहाल में कि इसमें आप सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, देन मूव टू नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द कंट्री अडैप्टेड फ्रॉम। मतलब कौन से प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, बस इसी के बारे में पूछ रहा है। तो फंडामेंटल राइट हम यूएसए से लिया है, ये तो सब लोग जानते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिया गया है। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, तो ऑप्शन 2 इज राइट। एंड द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो ब्रिटेन से लिया गया, हम लोग सब जानते हैं। तो इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही होगा। फिर हम मूव करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो बिल्कुल ये पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज को कंडक्ट कराता है, तो ऑप्शन 1 इज राइट। और दूसरा द फंक्शंस ऑफ द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन रोटेशन ऑफ द पंचायत सीट्स इन द वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस, ये सारी चीज़ें करेगा, डिलिमिटेशन से संबंधित, रिजर्वेशन से रिलेटेड, रोटेशन ऑफ द पंचायत सीट्स, ये सारा कुछ देखेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर। नो, ये नहीं है, ये NCRWC के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि ऐसा होना करना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं है। तो ऑप्शन ये सही होगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, देन मूव 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कमीशन बॉडी एंड द फॉल अंडर। मतलब ये बॉडी किस में आते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस में नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। और दूसरा ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये भाई उसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि सही है। तीसरा है द नेशनल कमीशन फॉर द एसटी, तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, बिल्कुल सही है। और एसटी को हम जानते हैं, एसटी समाज से आई हैं, अपनी राष्ट्रपति बनी है नई नई द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति भारत की। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। यस, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसको सिविल राइट प्राप्त, सिविल कोर्ट के रूप में काम करता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके भी जो प्रोविजन किया गया। द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years और till 65 years एज। नो,
इसमें 1+4 मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट के आर्डर पे डिसाइड होगा ये सब चीज़ें, इसलिए कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया इनके ऑफिस होल्ड ऑफिस करने के। तो ये तीसरा, द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। यस, मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। 38 नंबर देखते हैं। रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक वाज अवॉर्डेड scheduled commercial bank status by the RBI. In this context, consider the following statement. Every scheduled bank is eligible to be a members of the clearing house. Yes. जो शेड्यूल बैंक का स्टेटस पाता है उस क्लियरिंग हाउस का उसको मेंबर प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन 2 है, पेमेंट्स बैंक कैन प्रोवाइड द डेबिट एंड द एटीएम कार्ड। यस, जैसे कि पेटीएम देता था, अभी हम लोग सब जानते हैं। और तीसरा है, पेमेंट्स बैंक्स डिपॉजिट लिमिट्स इन RS 1 लाख रुपीस पर पर्सन। नो, इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट होगा। ठीक है। शेड्यूल बैंक जो है वो RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। कौन सा चल रहा था अभी? हाँ, 36 पे आते हैं। इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क, ओके, विद इन विच ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑपरेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रीजन्स फॉर इट। तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है और तो नॉर्मल है तो आप उस पर एलिमेंट कर दोगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड कैन नॉट बी चेंज। नहीं, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, चेंज किया जा सकता है। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बट संशोधन तो किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग इज आर द नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस either in the center or the state after they ceases to holds their respective offices. ओके, तो इसमें देखना है कौन कौन से लोग हैं जो फिर नहीं मिलेगा जिनको जॉब सेंटर में या स्टेट में। तो कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल कैग को कहीं जॉब इसमें नहीं करना होगा। और अटॉर्नी जनरल को मिलेगा बिकॉज वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होता है। ठीक है, वो फुल टाइम जॉब भी नहीं होती है उनको, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 2 नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके चेयरमैन अगर होगा कि चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस UPSC, तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदर मेंबर्स कर लेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, 38 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर द परफॉर्म बाय द NCST, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसमें जनरल पॉइंट है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन ओवर द कन्फर्मिंग ओनरशिप राइट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू STs लिविंग इन द फॉरेस्ट। यस, ऑफ कोर्स। और सेकंड है, टू इंक्वायर इनटू द specific complaints with respect to deprivations of the rights and the safeguard of the STs, ये भी सही है। तीसरा है, to suggest measures to be taken ensure full implementation of the पेशा एक्ट 1996। बिल्कुल तीनों सही हैं आप। तो हम मूव करते हैं 39 पे। 39 क्या कह रहा है कि which of the following is are the envisaged as the राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह आर्टिकल 23 एंड 24 की बात कर रहा है। तो ये पहला ऑप्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नो भाई, ये तो आर्टिकल 22 में कहा गया है। और दूसरा है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। हाँ, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है, जो कि 14 साल तक के बच्चों को रोका गया है। ठीक है, और ये तीसरे में प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर। हाँ, आर्टिकल 23 में यही बात कहा गया। तो ऑप्शन सी सही हो रहा था इसके बारे में। अब मूव करते हैं हम 40वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट विद रिगार्ड टू द
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स द दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग टू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। यस, इस भाई उसको अधिकार हो गया था हम लोग को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, तो हम उसको अल्टर भी कर सकते हैं। दूसरा है, इट इज एबोलिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नो, जब हम लोग आज़ादी पाए तो फिर वो माउंट बेटन थे गवर्नर जनरल, उसके पास सी राजा बने थे साउथ के। और फिर थर्ड ऑप्शन है, दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। नहीं भाई, सॉवरेनिटी हमें प्राप्त हो गया था इंडिया को एज ए स्टेट, तो किसी का कुछ नहीं चलेगा किसी के ऊपर। तो ऑप्शन 1 इज राइट होगा। फिर हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकेम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट द पीपल्स ऑफ ए फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट में होगा, ठीक है। और ये सिटीजन एक्ट जो है 1955 के तहत ही दिया जाता है। जैसे कि 1962 में पौंडीचेरी का केस था, तो उसमें जो है सिटीजन एक्ट 1955 के अंडर में इनको नागरिकता दी गई थी, जो यहाँ के लोग पहले से रह रहे होते हैं। फिर मूव करते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following statements are correct regarding to Article 17 abolition of untouchability, ठीक है। It abolish untouchability and its practice in any form। हाँ बिल्कुल, किसी भी फॉर्म को रोकता है, निषेध करता है। अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 17। नो भाई, डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। नहीं, ये प्राइवेट के पीपल्स के लिए भी है, और ये 1955 में जो एक्ट था उसमें भी प्रोविजन किया गया। तो और फोर्थ ऑप्शन देते हैं, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। यस, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत प्रोटेक्शन पड़ा था। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब चलते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है।